कि आप जितना देर पढ़ाई कीजिए, लेकिन रेगुलर पढ़ाई कीजिए। आप 2 घंटा अगर पढ़ते हैं तो रेगुलर पढ़िए आप। ऐसा ना हो कि आप 13 घंटा आज पढ़ लिया, कल 2-3 दिन आराम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप 2 ही घंटा पढ़िए, कंटिन्यूटी। कंटिन्यू परसेंट बोले तो 6 क्लास से 12th क्लास तक पूरा क्रीम है। जैसे 4-5 केजी दूध से आप मक्खन निकालते हैं तो कितना निकलता है? 5 केजी दूध से आप मक्खन निकालिएगा तो कितना मात्र थोड़ा 250 ग्राम निकलेगा। तो वही है, 6 क्लास से 12th क्लास तक के बुक को एक लूसेंट में दे दिया। उसमें आप फिगर खोजेंगे या पूरा ये खोजेंगे तो इतना छोटा कहाँ से मिल पाएगा? तो आपको फिर हट के पढ़ना पड़ेगा 6 क्लास से 12th क्लास। तो साइको कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। साइको बहुत सिंपल चीज़ है। साइको में बस माइंड को कंसंट्रेट कीजिए कि माइंड में उस समय आप साइको बना रहे हैं, उस समय आपके माइंड में कुछ नहीं चले, XYZ कुछ भी नहीं चले। उसके अलावा जिसको जहाँ जो स्ट्रांग है, मैथ साइंस स्ट्रांग है तो उसको जीएस पे फोकस करना है। जीएस सब कुछ स्ट्रांग है तो टेक्निकल पे फोकस करना है। ITI किए हैं आप, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, तो आपका टेक्निकल तो ठीक ही रहेगा। ग्रुप करना बहुत ज़रूरी है। आपको ग्रुप इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ग्रुप में एक बुक्स को आप ख़त्म कर दिए 6-7 दिन में। आपको वहाँ 2-3 मतलब एक ग्रुप चलेगा, मतलब 30 या 35 लोगों का ग्रुप है, उसमें 3 भाग में 4 भाग में बांटा गया है और प्रत्येक ग्रुप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन कम से कम रिहर्सल बार बार रिप्लाई होते, मतलब ये होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा और रिपीट होते जाएगा तो 1 साल में कम से कम आपका सिलेबस 4 से 5 बार खत्म। RS अग्रवाल को बनाने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक बेसिक आपका कंप्लीट नहीं रहेगा। आप मैथ्स बनाते हैं, हम फोकस ज़्यादा करते हैं कि हम ज़्यादा मैथ नहीं बनाते थे, लेकिन हम 2-4 मैथ बनाते थे और मेरा टॉपिक पे सेंस क्लियर करते थे। जो भी बच्चे लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किरण पब्लिकेशन का आप लोग ये प्रैक्टिस वर्क बुक ले सकते हैं। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट दी गई है जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। और दूसरा आप लोग ये भी बुक ले सकते हैं, ये भी किरण पब्लिकेशन का। आप लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं CBT 1 CBT 2 के लिए और साथ ही सॉल्व पेपर दिए गए हैं, तो इससे आप लोग अच्छी तैयारी हो सकती है। तो आप ये भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए मैथमेटिक्स की आप लोग किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसमें लगभग 10,000 प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं और चैप्टर वाइज दिए गए हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की भी आप लोग का किरण पब्लिकेशन का बुक है, जो कि ये देख रहे हैं आप लोग वीडियो में, और ये भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। ये भी अच्छी बुक है बहुत। इसमें भी लगभग 9,000 प्रीवियस ईयर दिए गए। और अगर आप लोग रेलवे के लिए GK GS की लेना चाहते हैं तो उसमें भी किरण पब्लिकेशन का दिया गया है। ये वाला बुक आप लोग देख रहे हैं और इसमें आप लोग का 1 लाइनर दिया हुआ है और अच्छे से टॉपिक वाइज दिया गया है। और NTPC की बात करें तो NTPC का ये क्वेश्चन बैंक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और ये भी आप लोग परचेस करते हैं, ये भी अच्छी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ है मिथिलेश जी, जो कि ALP में पोस्टेड है धनबाद डिवीज़न में। तो इनसे हम जानेंगे इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो भी बच्चे ALP की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। इनिशियल पोस्टिंग हमारा मुंबई में हुआ था, वहाँ से म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेकर के धनबाद में आए और अभी सीनियर LP के पद पे धनबाद डिवीज़न में कार्यरत है। धनबाद लॉबी है मेरा। मेरा स्टडी 12th प्लस ITI है। सबसे पहले आप बताइए कि आप रेलवे में आना चाहते हैं या फिर किसी और भी चीज़ में आना चाहते थे? रेलवे का आपने कब चुना? नहीं, जब हम शुरू में जब 12th किए थे, ITI हुआ था, उस समय से ITI क्लियर होने के बाद हमको ये लगा कि हमको रेल में ही जाना है। तो उस हिसाब से फिर ग्रुप स्टडी करना शुरू किए और ग्रुप स्टडी किए, प्लस में बेसिक पढ़ाई 6 क्लास से 12th क्लास तक सभी सब्जेक्ट पे फोकस रहता था। तो शुरू से ही पढ़ने में ठीक ठाक थे और बाद में ITI हुआ, ग्रुप स्टडी की और तुरंत मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ था मेरा। इससे पहले आप और भी कोई एग्ज़ाम दिए थे क्या रेलवे का? हाँ, रेलवे का एग्ज़ाम दिए थे और पहले 1 साल तक ग्रुप D में रहे थे जबलपुर में। उसके बाद वहाँ से रिजनेशन देके इधर मुंबई में हुआ, तो मुंबई में चले गए। अब जानेंगे मिथिलेश जी से कि उनकी अलग अलग सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटेजी थी और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कैसे पढ़े।
तो सबसे पहले मैथ्स के बारे में बताइए, मैथ्स आपने कैसे पढ़ा था? मैथ्स देखिए, मैथ्स पढ़ने का एक कोई 2-4 दिन का ये मैथ्स पढ़ने का ये है नहीं। मैथ शुरू से लेवल बनाने का है चीज़। मैथ अगर 6 क्लास से पढ़ रहे हैं, हर क्लास बाय क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब क्लास का मैथ अलग अलग होता है, और लास्ट में आगे कंपटीशन का बुक अलग हो जाता है, तो सब कंबाइंड करके एक बुक निकालता है, तो वो शॉर्ट पड़ जाता है। और आप अगर बेसिक से पढ़ेंगे तो हर क्लास में मैथ्स होगा, वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, और शॉर्ट्स पढ़ेंगे तो फिर छोटा में पढ़ना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगा। अब ज़्यादा मेहनत आज के बच्चे करना नहीं चाहते हैं, और बेसिक अगर तैयारी रहेगा तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है नहीं। ऐसे जैसे कोई एक बुक का नाम हो, तो जैसे आर एस अग्रवाल बुक है, वो कैसा है बुक? ठीक है, आर एस अग्रवाल ठीक है बुक, लेकिन आर एस अग्रवाल को बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक बेसिक आपका कंप्लीट नहीं रहेगा, आप मैथ्स बनाते हैं, हम फोकस ज़्यादा करते हैं कि हम ज़्यादा मैथ नहीं बनाते थे, लेकिन हम 2-4 मैथ बनाते थे, और मेरा टॉपिक पे सेंस क्लियर करते थे हम। वो 4 ही 5 मैथ बनाते थे हर टॉपिक से, लेकिन टॉपिक का सेंस क्लियर करना ये होता है। डिफिनेशन, उसका मतलब कोई भी चैप्टर हो, प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, या फिर कोई भी चैप्टर हो, ये मेंसुरेशन हो, उसका मतलब बेसिक ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी है। तो डिफिनेशन टाइप के दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी कोई बच्चा बिगिनर है जो फॉर्म भरा है, और मान लीजिए शुरू में अच्छे से नहीं पढ़ा है वो, अच्छा। और अभी उसको स्टार्ट से एकदम बेसिक कंप्लीट करना हो, तो क्या फॉलो करे, कौन सा बुक फॉलो करे? वो बुक फॉलो वही करना है, आर एस अग्रवाल तो पढ़ना ही है। आर एस अग्रवाल तो ठीक है, प्लस में वो नीचे वाले बच्चे को, 10th क्लास से नीचे वाले बच्चे को, 2-4-5 बच्चे को समय समय पर गाइडलाइन करे, कोचिंग वगैरह कराए, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे पढ़ने की आइडिया मतलब आएगा अंदर से, और मैथ्स मतलब धीरे धीरे उसका कंप्लीट होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आर एस अग्रवाल को कोई कोचिंग में जाकर 6 महीना में ख़त्म कर दिए, तो आप सोचे कि हम 6 महीना में मास्टर हो गया मैथ का, नहीं हो पाएगा वैसे। और जैसे आपको मतलब एक एक टॉपिक आपको क्लियर करना पड़ेगा कि इस टॉपिक मेरा कमज़ोर है, तो इस टॉपिक को हम नीचे से उठाएं। जी, मतलब 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, बस यही है कंपटीशन। 12th क्लास, 11th 12th क्लास को सिर्फ उसका यूज नहीं होता कंपटीशन में। हम लोग लोको पायलट में, रेलवे में कहीं यूज नहीं होता उसका मैथ का यूज होता है 6, 7, 8, 9, 10, बस इतना ही होता है। यही अगर बच्चा का शुरू से स्ट्रांग रहा तो उसको ज़रूरत नहीं पढ़ने, हमको ज़रूरत नहीं पड़ा था मैथ पढ़ने का। तो हम ITI 11-12 के बाद जब कंपटीशन में आए, तो अब हम मैथ पढ़ने का हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ा, साइंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ा। पढ़ने की ज़रूरत पड़ा तो सिर्फ GS। तो GS हम पढ़े तो कोई कोचिंग के सहारा लिए, बुक्स का सहारा लिए, ग्रुप का सहारा लिए। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप करना बहुत ज़रूरी है। आपको ग्रुप इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप ग्रुप में एक बुक्स को आप ख़त्म कर दिए 6-7 दिन में, आपको वहाँ 2-3 मतलब एक ग्रुप चलेगा, मतलब 30 या 35 लोगों का ग्रुप है, उसमें 3 भाग में 4 भाग में बांटा गया है, और प्रत्येक ग्रुप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन कम से कम रिहर्सल बार बार रिप्लाई होते, मतलब ये होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, और रिपीट होते जाएगा तो 1 साल में कम से कम आपका सिलेबस 4 से 5 बार खत्म होगा। तो आप 4 से 5 बार खत्म कीजिएगा तो आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। आप लोग का ग्रुप कैसा चलता था, मतलब कोई टॉपिक दिया जाता था क्या? हाँ, टॉपिक दिया जाता था। टॉपिक दिया जाता था और उसको सबको करके आना, क्वेश्चन पूछा जाता था ना? हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता। और जैसे बहुत सारे बच्चे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था। ये बुक्स का नाम मैं बता देता हूँ। ये हम लोग लूसेंट का एक बुक आता है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, 2 बुक आता है लूसेंट का। हम लोग जिस समय तैयारी करते थे तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान 2 बुक्स रहता था, और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक रहता था। 3 बुक हो गया, करेंट अफेयर के लिए सामान्य ज्ञान दर्पण हो गया, सक्सेस मिरर हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया। मैथ के लिए आर एस अग्रवाल है। आर एस अग्रवाल तो हम लोग मतलब लगभग कंप्लीट हो चुका था, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए कि हमसे बनता है कि नहीं, लेकिन हम बुक्स उठाते थे तो सारा सोल्व हो जाता था। तो हम ज़्यादा मैथ्स पे ध्यान देते नहीं, हम ज़्यादा SST पे ध्यान देते थे, GS पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो
जिसको जहाँ जो स्ट्रांग है, मैथ साइंस स्ट्रांग है तो उसको जीएस पे फोकस करना है, जीएस सब कुछ स्ट्रांग है तो टेक्निकल पे फोकस करना है। आईटीआई किए हैं आप, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, तो आपका टेक्निकल तो ठीक ही रहेगा लगभग। जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स में ट्रिक का यूज करें, तो ट्रिक का क्या रोल है एग्जाम में? देखिए ट्रिक का यूज वही कर सकता है, ट्रिक का यूज वही कर सकता है जो बेसिक जानता हो, नहीं तो ट्रिक उस समय याद नहीं आता है। एग्जाम में बैठिएगा आप ट्रिक सब प्रेशर हो जाइएगा, प्रेशर की वजह से आप ट्रिक वही यूज कर पाएगा जो बेसिक जानता हो। कल ट्रिक का मतलब होता है कैलकुलेशन को शॉर्ट करना, कैलकुलेशन शॉर्ट करना, और कैलकुलेशन शॉर्ट वही कर सकता है जिसको बेसिक कंप्लीट हो। तो ट्रिक अपने आप खुद बनता है, जिसका बेसिक कंप्लीट है वो ट्रिक का निर्माण खुद करता है। और जैसे साइंस के लिए आपने कहा कि लुसेंट का आता है, सामान्य विज्ञान उसी से आपने किया था, और क्या एनसीईआरटी भी उसमें कवर करना है? साइंस का जैसे क्या होता है, साइंस का, आर्ट्स का, कुछ भी समान ज्ञान हो या समान विज्ञान हो, सिर्फ हम लोग उसको एक तरह से बोलेंगे तो सिर्फ रिवीजन करने के लिए वो बुक को रखे थे। रिवीजन मतलब कि हम उस टॉपिक को पहले पढ़ चुके थे, उस टॉपिक को पहले हम पढ़ चुके थे, सिर्फ एक रिवीजन और एक शॉर्ट बुक मिल गया था हमको कि हमको इतना ही पढ़ना है, और बुक पढ़ते तो सारा तो कंप्लीट था। हम तो जान ही रहे थे कि हम 6 क्लास से 12th क्लास जो पढ़े हैं तो सारा टॉपिक यही है, तो वो टॉपिक लगभग कंप्लीट था। हम लोग को बस थोड़ा थोड़ा कुछ था याद करने की ज़रूरत था, याद नहीं रह पाता था, कोई डाटा रहता था, डाटा याद नहीं रहता था। ग्रुप के माध्यम से हमको मतलब होमवर्क मिला, हम लोग होमवर्क करके वहाँ गए, वहाँ 4 भागों में बांटा जाता था ग्रुप में, और एक पूछने वाला होता था, सभी ग्रुप से क्वेश्चन पूछता था, तो एक ही क्वेश्चन 3-4 बार ये रिपीट होता था, तो 3-4 बार रिपीट होता था तो दिमाग में सेट हो जाता था। और आप लोग में ग्रुप में मॉक टेस्ट भी दिया करते थे क्या आप लोग ग्रुप में? नहीं, मॉक या टेस्ट फिर कहीं से ऑनलाइन दिया या फिर ऑफलाइन? नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं, हम लोग जो पढ़ाई करते थे ना, जैसे लुसेंट पब्लिकेशन से पढ़ाई किए, एक स्पीडी आता है रेलवे का, समान ज्ञान समान विज्ञान का स्पीडी आता है, वो भी हम लोग रखते थे। तो हम लोग वो चीज़ रखते थे, पहले के लड़का था तो बेसिक जिसका कंप्लीट नहीं था ना, वो भी ये सब बुक रख के एग्जाम क्लियर कर लेता, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज आपको 6 क्लास से 12th क्लास तक बेसिक कंप्लीट हर हाल में होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए जी। आप ये नहीं सोचेंगे कि हम 12th क्लास तक पढ़ाई नहीं किए, कंपनी में कहीं काम किए और मेरा कुछ भी नहीं है और हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और बहुत सारे अभी बच्चे मोबाइल से ऑनलाइन सहारा लेते हैं यूट्यूब में, तो उनके लिए सही है या नहीं? जो बहुत सारे घर बैठे ही कर सकते हैं, भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है। देखिए कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है। गलत सही इसलिए है कि जो बच्चा के अगर बेसिक कंप्लीट है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं फंसता है ना, तो ये सब चीज़ें देख करके वो उसको थोड़ा नॉलेज बढ़ जाता है। और गलत इसलिए है कि जिसको नॉलेज नहीं है वो अगर वीडियो देखता है या कहीं ऑनलाइन पढ़ता है तो चलो वो तो टाइम है कि 2 घंटा भाई पढ़ना है हमको, लेकिन वीडियो देख करके अगर पढ़ाई यूट्यूब से कर रहा है तो उसको तो सिलेबस नहीं पता है, वो पढ़ा भी नहीं है सिलेबस, और सिलेबस पता भी नहीं है। एक बार जो वीडियो देखेगा वो लड़का दोबारा वीडियो कभी नहीं देख पाएगा। तो हमको कहने का मतलब है कि आप एक बार आज वीडियो देखे तो 7 दिन के बाद फिर उस वीडियो को देखिए जी। आप एक दिन आज वीडियो देखेंगे, वो वीडियो 365 दिन में एक बार भी नहीं देखिएगा, तो कैसे कंप्लीट होगा? और जो लड़का का बेसिक कंप्लीट है, थोड़ा थोड़ा फंसता है कहीं कहीं, अगर वो एक बार भी वीडियो देखेगा ना 365 दिन में, तो उसको और थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरी बढ़ जाएगा। एक दिन में मैथ के लिए कितना समय दे लगभग? देखिए मैथ्स के लिए और सारे सिलेबस के लिए सभी सिलेबस पे फोकस करना, पूरा सिलेबस पे फोकस करना। मैथ्स प्रॉपर हम नहीं बोलेंगे कि मैथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, साइंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, या जीके जीएस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप ध्यान सब बराबर दीजिए, लेकिन आपको कमज़ोर क्या है, कमज़ोर पार्ट्स को आप देखिए, मेरा कमज़ोर पार्ट्स क्या है, जो कमज़ोर पार्ट्स है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए।
और करंट अफेयर के बारे में बताइए। करंट अफेयर तो भाई आप करंट अफेयर मंथली ले सकते हैं। सक्सेस मिरर हो गया, आपका समान ज्ञान दर्पण। रेलवे की तैयारी करते हैं तो समान ज्ञान दर्पण काफ़ी है। प्रतियोगिता दर्पण नहीं चलेगा, वो बहुत हाई हो जाता है, यूपीएससी लेवल का बीपीएससी लेवल का हो जाता है। तो इधर रेलवे की तैयारी करना है तो उसके लिए तो यही काफ़ी है, सामान्य ज्ञान दर्पण ही काफ़ी है। और अगर आप कोई पेपर लेते हैं पर डे वो भी बहुत अच्छा है। न्यूज़पेपर लेते हैं आप तो वो अच्छा है आपके लिए। अगर आप अपडेट रहते हैं, जैसे कोई खेल से अपडेट है, कोई खेल से जुड़ा हुआ है या देश में न्यूज़ वगैरह से जुड़े हुए हैं, देश में क्या हो रहा है, कहाँ घटनाएं हो रही है, तो आप अपडेट रहिएगा। आप ये सब पढ़िएगा बुक्स में तो आपको लगेगा कि ये न्यूज़ तो हम देखे ही हैं, तो इसका पूरा विवरण रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। और चूँकि आप वो न्यूज़ को नहीं देखे रहेंगे तो आप बुक में पढ़िएगा तो आपके लिए बोझ रहेगा, वो तो पूरा रटना है हमको। न्यूज़पेपर में भी जैसे बहुत सारे पेज एक्स्ट्रा दिए होते हैं, मेन भी कुछ पॉइंट वाला पेज रहता है उसमें, तो ज़्यादातर खेल पेज से 2 पेज पहले दिया होता है। हाँ। तो क्या वो पढ़ना जरूरी है ना? हाँ, वो पढ़ना जरूरी है। जैसे पढ़ने से क्या होता है, कोई लड़का है अब पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा है 1 पेज 2 पेज, उसको दिमाग में कुछ कहानी घुस नहीं रहा, तो पेपर में 2 पेज पहले संपादकीय दिया हुआ रहता है, तो वो पेपर वो पढ़ने से क्या होता है, उसमें इंटरेस्टेड कहानी दिया हुआ रहता है, तो कहानी दिया हुआ रहता है तो पढ़ने से क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ने के प्रति, और कहानी दिमाग में घुस जाता है, और वो कहानी आपके इन्वायरमेंट से ही रहता है, आपसे रिलेटेड ही रहता है वो कहानी, तो वो भी ठीक है। जैसे आपने इंटरेस्ट की बात की, तो बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं वो लूसेंट की पढ़ते हैं जीएस, तो उसमें वो बुक में कहीं भी एक भी पिक्चर नहीं दिया हुआ है और बहुत सारे बच्चों को बोरिंग भी लगता है, तो उसको कैसे पढ़े? वो लूसेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, लूसेंट के बारे में बता रहे, लूसेंट बोले तो 6 क्लास से 12th क्लास तक पूरा क्रीम है। जैसे 4-5 केजी दूध से आप मक्खन निकालते हैं तो कितना निकलता है, 5 केजी दूध से आप मक्खन निकालिएगा तो कितना, मात्र थोड़ा 250 ग्राम निकलेगा। तो वही है, 6 क्लास से 12th क्लास तक के बुक को एक लूसेंट में दे दिया। उसमें आप फिगर खोजेंगे या पूरा ये खोजेंगे तो इतना छोटा कहाँ से मिल पाएगा, तो आपको फिर हट के पढ़ना पड़ेगा 6 क्लास से 12th क्लास तक। मतलब जो बिगिनर्स बच्चे हैं उनके लिए तो लूसेंट पढ़ना थोड़ा टफ होगा। तो लूसेंट पढ़ना अगर याद करना टफ होता है तो आप ग्रुप के माध्यम से उसको रटिए। आपको समझने की कोशिश मत कीजिए, आप रटिए उसको, बेधड़क रटिए उसको। आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप सिलेबस में जाके पढ़िए ना भाई। 6 क्लास से 12th क्लास तक एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, आपको बीपीएससी यूपीएससी सब कंप्लीट होगा। और जैसे बहुत सारे बच्चे अभी एएलपी का फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आपका क्या एएलपी में CBT 1 और CBT 2 में सेम स्ट्रेटेजी थी या फिर कुछ अलग थी दोनों? देखिए, हम जिस समय एग्जाम दिए थे उस समय एक ही एग्जाम हुआ था और एक साइको हुआ था, तो उस समय 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, तो उसी में सारा चीज़ रहता था, जनरल स्टडी, मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल, सारा कुछ सब उसी में रहता था 100 क्वेश्चन के अंदर। अभी क्या है, प्री मेंस कर दिया है, पहले पीटी लेगा जनरल पेपर, फिर मेंस करेगा, तो मेंस में 2 पेपर होगा, आपका एक टेक्निकल अलग पेपर होगा और एक जनरल स्टडी का अलग पेपर होगा। तो आपको टेक्निकल में क्वालिफाई करना है सिर्फ, क्वालिफाई लगभग कर ही जाता है। आपका कौन सा ट्रेड था? मेरा ट्रेड था डीजल मैकेनिक, 1 साल का था। और जैसे साइको की तैयारी की आपने कहाँ से की थी? देखिए, साइको कुछ नहीं है। साइको अगर बोला जाए तो बच्चा के मेमोरी जो जितना बड़ा रहेगा, मैथ जिसका बढ़िया है ना, मैथ रीजनिंग जिसका अच्छा है वो साइको क्लियर कर लेगा, और साइको क्लियर कर लेगा। हम भी साइको क्लियर एक बार गए थे सिकंदराबाद, तो साइको हम टोटल बनाते 100% बनाते थे, टाइम से पहले बनाते थे, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में गए तो हम ग्रुप में नहीं बैठे थे। ग्रुप में बैठना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ग्रुप में नहीं बैठे थे, तो एग्ज़ाम में गए तो एग्ज़ाम में हाथी काम नहीं कर रहा है, तो हमसे ज़्यादा नहीं हो पाया, वहाँ हम फेल कर गए, साइको मेरा नहीं हुआ। फिर दूसरा बार मुंबई हुआ, दूसरा बार नहीं उसी ईयर में हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, 4 जगह फॉर्म भरे थे हम,
अब तो ऐसा ऑप्शन नहीं देता, हमको 4 जगह ऑप्शन मिला था। 2 जगह हम एग्ज़ाम दिए थे, सिकंदराबाद है, यहाँ दोनों जगह हुआ था। तो वहाँ साइको मेरा सही नहीं गया था। हम सोचे कि हमको मुंबई जाना है हर हाल में, मुंबई हमको जाना है। तो हम सोचे कि देखो हम अपने से तैयारी खुद सेल्फ स्टडी करके हम तैयारी किए, तो वहाँ एग्ज़ाम मतलब हम 100% बना रहे हैं साइको, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, एक सही नहीं गया एग्ज़ाम, वहाँ रिजल्ट नहीं हो पाएगा साइको का। तो हम नवादा में को पढ़ाते हैं, मोदी नाम के साइको क्लास है। हम बोले कि हमको कमी कॉन्फिडेंस का है, कॉन्फिडेंस हमको वहाँ गिर जाता है। यही होता है, अकेले अकेले विद्यार्थी रूम में पढ़ता है बंद करके, वहाँ जाके 100-50 के भीड़ में बैठेगा तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो हम वहाँ गए मोदी क्लास में, 300 लड़का ग्रुप था, बैच था 300 का, तो सब तो नया नया था, हमको तो सब आता था। तो साइको कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। साइको बहुत सिंपल चीज़ है। साइको में बस माइंड को कंसंट्रेट कीजिए कि माइंड में उस समय आप साइको बना रहे हैं, उस समय आपके माइंड में कुछ नहीं चले, XYZ कुछ भी नहीं चले, उसके अलावा सिर्फ साइको को ही ध्यान देना। साइको में जो पूछा गया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अलावा आपके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चलना चाहिए। प्रेजेंट ऑफ माइंड। हाँ, प्रेजेंट ऑफ माइंड। आपके दिमाग में अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी चला कि घर में परिवार में सब कैसे होगा, दर्द बुखार, उसको ये होगा उसको होगा, बस क्या साइको आपका काम है। हाँ, साइको आप कितना भी तेज है पढ़ने में, खत्म हो जाएगा, साइको नहीं निकल पाएगा। तो आपको जिस समय आप साइको बना रहे हैं उस समय आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ रखना है। तो हम 300 के बैच में वहाँ गए पढ़ने, तो हमको तो सब कंप्लीट था, तो वहाँ सब रंग के तुरंत हाथ उठाना रहता था। तो हमको मतलब हम टाइम से बहुत पहले, मतलब एक ही नंबर पे हम रहते थे। वहाँ कुछ सेट मिला प्रैक्टिस करने के लिए, उस सेट को हम 76 सेकंड के बनाना रहता था, 420 क्वेश्चन। 76 सेकंड का समय हम 52 से 53 सेकंड में ही 400 उतना करके बैठ जाते थे। तो मतलब हाथ उठाता था। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। वहाँ एग्ज़ाम में गए तो बिल्कुल हमको हेजिटेशन नहीं हुआ, और वहाँ एग्ज़ाम हम शांति से दिए और कॉन्फिडेंस मेरा सही था, समझे। और जैसे एग्ज़ाम देने आप बोले कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जैसे बहुत सारे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं तो प्रेशर के कारण कोई क्वेश्चन छूट जाता है, तो उसको कैसे मेंटली प्रिपेयर हो? देखिए, उसको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा ग्रुप के माध्यम से। आप ग्रुप में स्टडी कीजिएगा, 50-100 लड़के के बीच में, यहीं सेट प्रैक्टिस हो रहा है, कोचिंग संस्थान में बहुत प्रैक्टिस हो रहा है। मान लीजिए ग्रुप में आप स्टडी करने के लिए 15-20 लड़का हैं या 25 लड़का हैं, तो 15-20 में भी कॉन्फिडेंस आ सकता है। कहीं कोई कोचिंग में सेट प्रैक्टिस हो रहा है, 100 लड़का है वहाँ, आप वहाँ जाइए, 100 लड़का के बीच में सेट प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक सेट पर डे प्रैक्टिस करना ही है, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो। आप अगर पढ़ाई करते हैं तो एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। उसका एनालिसिस, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता उसमें तो उसका एनालिसिस, देखिए उसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें जिस सेट से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका सलूशन उसी सेट में दिया रहता है लास्ट में। अगर ठीक है आपको उसमें समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो उसमें ग्रुप में अगर कोई टीचर है, टीचर प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो सारा क्वेश्चन को, जिसे सेट से तैयारी करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सेट से तैयारी करना, जैसे एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में हम जानकारी हमको है तो हम तो ठीक कर देंगे उसको सही। तो टीचर जो रहता है वही करता है, चारों ऑप्शन के बारे में बता देता है। एक ही ऑप्शन सही रहता है लेकिन तीनों ऑप्शन के बारे में बता देता है, लिखवा देता है कॉपी में। तो ऐसा सलूशन करेगा तो उस बच्चा का भी तैयारी अच्छा होगा। और मैथ्स वगैरह मान लिया जाता है कि अगर टीचर नहीं है, हम लोग अपने ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, तो ग्रुप में अपने स्टडी कर रहे हैं, तो मान लिया कि आप अगर मैथ्स सोल्व कर लिए और मान लिया कुछ लोग नहीं किए, तो आपको आता है तो आप बोर्ड पे जाके क्लियर कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, सामने वाला क्लियर कर लिया, तो वो जाके सोल्व कर ले तो आपको आ जाएगा। तो ऐसे होता है ग्रुप में तैयारी। और आप अकेले अकेले बनाएंगे, अकेले बैठ के सेट बनाएंगे, तो आपको लगेगा कि 10 क्वेश्चन बनाने के बाद थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, तो थोड़ा बनाएंगे। 10 क्वेश्चन बनाए हैं, 10 को आप बनाएंगे। और ग्रुप में बनाने से क्या होता है कि आपको टाइम फिक्स है 2 घंटा का,
या जो भी कुछ सेट के लिए टाइम दिया गया है वो फिक्स है समय। आप बैठेंगे तो सब सारा कोई तो बना ही रहेंगे, तो आप भी लास्ट करिएगा, 100 क्वेश्चन टचे करके उठिएगा। तो जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए वीकली वो पढ़ रहे हैं 6 दिन, और कोई दिन रिवीजन करना कितना जरूरी है? देखिए, रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप तैयारी पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ आगे, कोई टॉपिक आगे पढ़ रहे हैं, उसको पीछे से लेके नहीं चलिएगा तो आप भूलते जाइएगा। तो आप रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो सब पे, सारा कुछ पे समय दीजिए। देखिए, कहने का मतलब जिसको, ये सब रिवीजन ही तो होता है। 12th क्लास के बाद ख़त्म हो जाता है पढ़ाई, जनरल कंपटीशन में आप आते हैं तो ये सब रिवीजन ही ना होता है। आप 6th क्लास से 12th क्लास तक अगर सही से पढ़े होते तो आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत जी। आप तुरंत क्लियर करके एग्जाम जाके सेटल हो जाते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये सब रिवीजन ही हो रहा है, समझिए कि। और जैसे आने वाले वैकेंसी में बहुत सारे एलपी के फॉर्म भरे हैं लोग और तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की भी, और भी रेलवे की एनटीपीसी की भी आने वाली है। तो बच्चे को अभी से वो जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा स्ट्रेटेजी बता दीजिए, वो कैसे मोटिवेशन लेके पढ़े, कितने घंटे पढ़े? देखिए, आप जितना देर पढ़ाई कीजिए लेकिन रेगुलर पढ़ाई कीजिए। आप 2 घंटा अगर पढ़ते हैं तो रेगुलर पढ़िए। आप ऐसा ना हो कि आप 13 घंटा आज पढ़ लिया, कल 2-3 दिन आराम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप 2 ही घंटा पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। आप एक ग्रुप पकड़ लीजिए, ग्रुप में कम से कम जो होमवर्क मिलता है पढ़ने के लिए उसको आप कम से कम एक बार नज़र में पढ़ लीजिए। 5 मिनट में आप एक बार होमवर्क पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। याद नहीं कर पाते हैं तो याद ठीक है, नहीं कर पाइए, एक नज़र कम से कम उसको देख के बैठ जाइए। तो 2-1.5 घंटा ग्रुप में बैठ गए वहाँ, तो आप पढ़ाई नहीं किए। 5 मिनट 6 मिनट पढ़ाई हुआ नहीं हुआ। सेट प्रैक्टिस किए तो आप पढ़ाई कहाँ किए? आप सेट बनाए ना, आप पढ़ाई नहीं किए। तो सेट बनाए आप, और फिर अगर कंटिन्यू होना चाहिए। सेट प्रैक्टिस डेली है, ग्रुप डेली है, पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं आप। अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो अगर सेट प्रैक्टिस जो है उसमें 100 क्वेश्चन है तो सारा क्वेश्चन के सॉल्व कर रहे हैं, वो आप पढ़ाई में हुआ। आपको होमवर्क मिल रहा है, आप प्रॉपर तरीक़ा से रट के जा रहे हैं वहाँ क्यूट में, वो पढ़ाई हुआ जी। और बहुत सारे बच्चे जैसे तैयारी कर रहे हैं और उनका मन भटका हो जाता है। जैसे अगर पढ़ रहे हैं 2 घंटा, मान लीजिए वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो बीच में मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता है, उसमें ध्यान चला जाता है। तो मोबाइल से कितना दूरी बनाना होगा? सोशल मीडिया से मोबाइल से दूरी बनाना ही पड़ेगा। मोबाइल इसके लिए, स्टडी के लिए सही नहीं है। मोबाइल स्टडी के लिए सही नहीं है। और मोबाइल में जो PDF वगैरह, सब PDF से पढ़ाई करता है कि हम मोबाइल में पढ़ाई करते हैं, मोबाइल से पढ़ाई नहीं होता है। अगर आपके पास PDF मोबाइल में है तो उसको हार्ड कॉपी में निकाल के आप पढ़िए। हार्ड कॉपी में निकाल के आप उसमें टिक करके या कलर करके या जो भी कुछ लाइनिंग करके पढ़िए। आप मोबाइल से मत पढ़िए। मोबाइल में आप एक बार पढ़िएगा, दूसरा फेसबुक देखने लगिएगा, यूट्यूब चलाने लगिएगा, कुछ अलग अलग चीज़ें आपके दिमाग में चलता रहेगा, आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा। तो मोबाइल को आप साइड कर दीजिए। मोबाइल को साइलेंट करके आप फ़ोन को रख दीजिए। जिस समय जितना देर आप पढ़ रहे हैं और आपके पास समय है तो आप फिर मोबाइल को देखिए और सारे को रिप्लाई दीजिए। आप कॉल किसी का आया रहेगा या और कोई मैसेज रहेगा तो उसका रिप्लाई आप अपने हिसाब से दीजिए। अगर आपके पास उतना भी समय नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल रखने का। तो थोड़ा मोड़ा यूज़ कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। और नेटे नहीं ज़्यादा उसमें डलवाइए। ऑफलाइन आप पढ़ाई कीजिए ना जी। ऑनलाइन मान ठीक है, ऑनलाइन भी ठीक है पढ़ाई, लेकिन ऑनलाइन आप किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटा ठीक है, जुड़िए उससे। और जो PDF वहाँ से मिलता है उस PDF को हार्ड कॉपी में निकाल लीजिए आप। मोबाइल में आप बोलते हैं कि हम मोबाइल में पढ़ते हैं तो वो आप सही नहीं है। वो उसको हार्ड कॉपी में निकाल के और उसको अलग से पढ़ाई कीजिए। मतलब मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन होने की सब बहुत ज़्यादा है। मोबाइल में आप एक बार PDF खोलिएगा, आपके पास 50-100 PDF पड़ा रहेगा, तो आप सबको नहीं देख पाइएगा दोबारा। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आता है कि ALP में, सीनियर ALP में अप्रोक्सीमेट सैलरी क्या है? अभी सैलरी तो सबको पता है। अभी सैलरी, अभी पहले तो था पे ग्रेड पे था, अभी ग्रेड पे ख़त्म कर दिया। पे स्केल आ गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से लेवल है।
तो लोको पायलट में जो है सहायक लोको पायलट में भर्ती होता है, तो उसका लेवल 2 में भर्ती होता है, और लास्ट जाता है लेवल 6 तक। लेवल 7 तक भी जाता है, लोको इंस्पेक्टर बनता है, लेवल 7 तक भी जाता है। लेवल 2 से लेवल 7 तक जाता है। लेवल 2 में बेसिक सैलरी है 19,900 और लेवल 6 में बेसिक सैलरी है 35,400। तो यही आपका बेसिक सैलरी है। अगर आपको से पूछा जाए कि मेरा पूरा ग्रॉस सैलरी कितना आएगा, तो मतलब 50,000 तो मिनिमम आप ज्वाइन कीजिएगा, तो 50,000 आपका सैलरी कम से कम आना ही है। और सैलरी धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, सैलरी धीरे धीरे बढ़ता है। और जैसे डिपार्टमेंटल भी कोई देते हैं क्या? डिपार्टमेंटल होता है, अंदर रेलवे में आने के बाद आपको डिपार्टमेंट चेंज करना है कि हमको एलपी में नहीं रहना है, हमको कोर्ट्स गार्ड में जाना है और हमको कोई ऑफिसर अधिकारी बनना है, उसके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। और जैसे अभी आने वाली एनटीपीसी की वैकेंसी है, जैसा कि पेपर में एक पेपर कटिंग में दिया गया था कि 10,000 लगभग वैकेंसी आई है, तो वो बढ़ने वाली है क्या? उसमें कुछ इंक्रीज होगा क्या? देखिए, उसके बारे में वैकेंसी के बारे में हम लोग को उतना जानकारी नहीं रहता है। वैकेंसी जो होता है रेलवे बोर्ड लेता है, काम कराने का हम लोग काम करते हैं, वो जोन के अंदर में काम करते हैं, जोन के अंदर में डिवीज़न रहता है। भर्ती प्रक्रिया है ये हम लोग नहीं होता है, वो बोर्ड का भर्ती प्रक्रिया है। बोर्ड सिलेक्शन करता है, सिलेक्शन करके फिर जोन को सौंपता है, जोन अपना उसको डिवीज़न बाय डिवीज़न करके देता है। जैसे हम लोग हाजीपुर ईसीआर के अंतर्गत आते हैं, हाजीपुर जोन के अंतर्गत। हाजीपुर में 5 गो डिवीज़न है, मुगलसराय हो गया, धनबाद हो गया, समस्तीपुर हो गया, दानापुर हो गया, सोनपुर हो गया, 5 गो डिवीज़न है। तो ईसीआर के अंतर्गत ईसीआर को मिल गया। जैसे आप रांची से फॉर्म भरे, आप पटना से फॉर्म भरे, आप मुजफ्फरपुर से, जब बोर्ड है मुजफ्फरपुर, पटना बोर्ड है, रांची बोर्ड है। रांची कोई जोन नहीं है, बोर्ड है रांची। और किस जोन के अंतर्गत आता है रांची डिवीज़न, वो साउथ ईस्ट के अंतर्गत आता है। साउथ ईस्ट बोले तो पूर्व, दक्षिण पूर्व, एसई। हाँ, कलकत्ता उसका मुख्यालय है। तो जोन है, 17 जोन है रेलवे में, 67 डिवीज़न है उसके अंतर्गत। ये सब काम कराने वाले है संस्था है। काम सिर्फ रेलवे में जो काम होता है, काम को देख रेख करता है जोन, और भर्ती की प्रक्रिया लेता है वो बोर्ड लेता है। तो आपने देखा दोस्तों मिथिलेश जी का इंटरव्यू, जो कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी और अभी रेलवे एलपी में पोस्टेड है। और आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा इनसे। जो भी बच्चे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को प्रेस कर दिया, ताकि आप लोगों को इसी तरह के वीडियो आने वाले समय में मिलते रहें। और मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में टाइम देने के लिए। आपको भी धन्यवाद।